अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। सोहेल खान अफरीदी को वजारत आला का हल्फ उठाए 10 रोज हो चुके हैं। आखिर वो अपनी काबीना की तश्कील क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पीटीआई रहनुमाओं के मुकर्ररा दिन और मुकर्ररा वक्त पर अडयाला जेल ना पहुंचने की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, या बानी से मुलाकात ना करवाए जाने की कोई और वजह भी है? रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए और बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। आखिर वो 26 नवंबर केस में अदालत के रूबरू क्यों पेश नहीं हो रही? बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की बातें, अगर तहरीक इंसाफ दरखास्त देती है तो क्या हुकूमत उन्हें अपने घर मुंतकिल होने की इजाजत दे देगी? नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जारी सर्द जंग से क्या हुकूमती इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है? और वफाकी वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस पाबंदी को रियासत की तरफ से क्या पैगाम समझा जाए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी को ओहदे का हल्फ उठाए 10 रोज हो गए हैं, लेकिन अभी तक सूबाई काबीना की तश्कील नहीं हो सकी। और इस हवाले से वज़ीर आला अफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही वो काबीना तश्कील देंगे। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम की काबीना में शमूलियत से मुतालिक उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली। अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा, और अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि अदालतों की बेबसी है। अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में शामिल अफराद को बानी से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बानी से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचे तो उन्हें वाघा नाके पर रोक लिया गया। कुछ देर बाद मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए, जबकि अलीमा खान ने दावा किया है कि जेल इंतजामिया ये कहकर मुलाकात नहीं करवाने देती कि उन्हें ऊपर से हुक्म नहीं आ रहा। अगर ये अरेस्ट करना चाहते हैं ये अरेस्ट कर लें। 80 केसेस हैं, किसी में चालान निकाल के किसी के अंदर भी कर देंगे, और सारे जो केसेस मेरे ऊपर हैं वो है इमरान खान का पैगाम आप मीडिया तक पहुंचाने का। हम अपने भाई की रिहाई के लिए खड़े हैं, इंशाल्लाह अपने भाई को रिहा करवाएंगे। अलीमा खान से जुड़ी एक खबर यह भी है कि 26 नवंबर एहतजाजी केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, जबकि तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी दे दिया है, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी के बावजूद वो अदालत पेश नहीं हुई। और उधर वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला की किसी कैदी से मुलाकात करने का कोई हक नहीं। कानून में कहाँ लिखा है कि जेल में मौजूद किसी लीडर से मुलाकात करवाई जा रही है? ये कानूनी हक सिर्फ फैमिली और वकील का होता है। उन्होंने खबरदार किया कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अगर बानी से मुशावरत के बाद काबीना बनाई तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में ये कालादम हो जाएगी। अब उन्होंने मुलाकात को मुकर्रर किया जी, मैंने कैबिनेट उनके मशवरे से बनानी है। उनके मशवरे पे बनाई हुई कैबिनेट जो है वो इलीगल होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो उन्होंने बकायदा उस फैसले को पढ़े। जब एक आदमी कन्विक्ट हो जाए उसके बाद ना वो सियासी जमात का सरबराह रह सकता है, ना वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है, और अगर वो शामिल है तो वो फैसला कलअदम होगा। इस पर पीटीआई के बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना है कि बानी से मुलाकात करवा दें, इसके बाद अगर अदालत काबीना को कलअदम कर देती है तो पार्टी अपनी हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार है। जबकि पेशावर में गवर्नर KP के साथ मुश्तरका प्रेस टॉक करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि अगर वज़ीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, ना कोई क़यामत आएगी। उन्होंने KP हुकूमत को अपने हकूक लेने के लिए सियासी तरीक़ेकार अपनाने का मशवरा भी दे डाला। अदालत ने इजाज़त दे दी, और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। अगर सोहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। KP के हकूक लेने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा और पॉलिटिकल तरीके से KP के हकूक लेने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बानी पीटीआई को रिलीफ देने का सोच रही है। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि अगर पीटीआई तहरीरी दरखास्त देती है तो बानी को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। कहा गया है मेरी तरफ से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी दरखास्त देती है इमरान खान की बनी गाला मुंतकली के हवाले से, तो मैंने ज़िम्मेदारी से ये बात की है। और जो ये बात कह रहे हैं कि ये सीरियस ऑफर है, नॉन सीरियस ऑफर है, आप तहरीरी दरखास्त दें, आपको इंशाल्लाह ताला इस ऑफर की संजीदगी का पता चल जाएगा। हुकूमत की पेशकश पर पीटीआई के सीनियर लीडर असद कैसर का कहना था कि वो इस बाबत पार्टी से मुशावरत करेंगे।
तारिक फजल चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं समझता हूँ कि अभी हमें नहीं है कि कितना उसने संजीदगी है या कितना उसके अंदर मशावरत है। और आपको पता है कि इसके लिए कोई दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हुकूमत के पास इख्तियार होता है, लेकिन इसके ऊपर हम अभी ख़त्मी मशावरत नहीं किए। जबकि पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई की रहाई से मुतल्लिक गुज़श्ता साल नवंबर में तकरीबन डील फाइनल हो चुकी थी। 24 नवंबर से पहले 3 नवंबर को ये सिलसिला शुरू हुआ और ये जनाब अली अमीन खान भी थे, उसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, बैरिस्टर साहब साहब भी थे। एक स्टेज पे मुझे भी एसोसिएट किया गया। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, पीटीआई, प्रिंसिपली कुछ चीज़ें सेटल हो गई, जिसमें खान की रिहाई भी शामिल थी। 25 नवंबर की रात को बैरिस्टर गौर साहब को 9 बजे जेल भेजा गया। खान साहब ने वीडियो रिकॉर्ड करानी थी। गौर साहब जब गए ना तो उन्होंने कहा कि जी ये वीडियो आपने बना के देनी, तो उन्होंने कहा बैरिस्टर गौर साहब को कि अपना मोबाइल दे दें। तो बैरिस्टर गौर साहब के पास अपना मोबाइल नहीं था, वो ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कोई जेल वाला आगे बढ़ा, ये मेरा है। खान साहब ने कहा नहीं, मुझे इसमें शक है कि ये कोई टेम्परिंग कर देंगे। फिर फैसला ये हुआ कि बैरिस्टर गौर साहब अगली सुबह अपना मोबाइल लाएंगे, वो आएंगे और फिर वो वीडियो बनाएंगे। सुबह जो 9 बजे से कबल उन्होंने आना था वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाता, खान साहब भी बाहर होते। पीटीआई ने मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से नवंबर में कराची में अवामी रैली निकाली जाएगी। जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर, जबकि सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने जैसे इकदाम को सियासी तजदीद की लहर करार दिया है। हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सर्द जंग जारी है। गुज़श्ता रोज़ हसन मुर्तज़ा ने सिस्टम डीरेल होने की बात की, जिस पर अज़मा बुखारी ने शदीद एहतजाज किया कि आज पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर्स ने एक साथ बैठकर प्रेस टॉक की है। जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा है कि अगर सिस्टम डीरेल हो जाएगा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मरियम नवाज ने जो गुस्सा किया वो नहीं करना चाहिए था। नून लीग और पीपल्स पार्टी कारकुनान एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है और नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। ये सिस्टम अगर खुदा न खास्ता डीरेल हो जाए तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। 26वीं तरमीम हमने तो बिल्कुल मजबूरी के तहत नहीं कराई, हम तो उसको ऑन करते हैं, हमने वो कराई। हमारे लीडर ने उसको लीड किया, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। कभी पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि हम उस 26वीं ऐनी तरमीम को कोई रोल बैक करेंगे। पीपल्स पार्टी के सामने किसी जगह 27वीं ऐनी तरमीम नहीं आई, जब आएगी तो फिर उस पर बात इंशाल्लाह होगी। आज की एक अहम खबर यह भी है कि वफाकी वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसे फर्स्ट शेड्यूल के तहत कालदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और यह पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत लगाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की समरी को मंजूर किया गया, जिसमें TLP पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई थी। काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1A के इख्तियारात के तहत TLP पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी। अब यह मामला वजारत कानून की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की सूरत में जाएगा और अगर अदालत उज़्मा ने भी हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया तो इलेक्शन कमीशन TLP की रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। इस हवाले से राना सनाउल्लाह की राय है कि अगर TLP मुतशद्दद कार्रवाइयों से बाज आ जाए तो इसके लिए जमहूरी रास्ता है। TLP के पास अगर वो इन मुतशद्दद कार्रवाइयों और ये मुतशद्दद जो एलिमेंट है इससे वो अगर पीछे हटते हैं, इससे अपनी बरात का जो है वो ऐलान करते हैं और अपने अमल से ये साबित करते हैं, तो मामला ये है कि फिर वो इस चीज़ को अगर वो साबित करें तो उनके लिए भी इस मुल्क में सियासत करने और इस मुल्क में जमहूरी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का उनके पास भी मौके हैं। ताहम वज़ारत मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के मशीर के बरअक्स है कि तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हकूक नहीं दिए जा सकते। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तमाम सूबों से इनके कंडक्ट जो है पिछले 10 साल का उसके बारे में रिपोर्ट्स लिए हैं कि कितना तशद्दुद किया है, कहाँ पर इन्होंने अक़लियतों को निशाना बनाया, कहाँ पर इन्होंने फ़िरका वारियत के हवाले से कोई मामलात किए हैं और तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। तो वो बहुत फैक्ट्स जो हैं वो हमें मिले हैं। अब तो आगे बढ़ा जाएगा, पीछे नहीं हटा जाएगा। एक फ़ैसला जो है ये आगे बढ़ने के लिए किया गया। पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता किसी भी ऐसी इंतहा पसंदाना वो मजहबी जनूनियत हो या किसी और किस्म की जनूनियत। अज़मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनका कहना है कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
माजी में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी और TLP पर पाबंदियां लग चुकी हैं। बाद में नैब अवामी नेशनल पार्टी के नाम से सामने आ गई थी, जबकि जमात इस्लामी और TLP को भी सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त मिल गई थी। क्या इस बार भी TLP पर पाबंदी आर्जी साबित होगी या इसे मुस्तकिल तौर पर बैन किया जा सकेगा? इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वजीर हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, ये मामला वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब वाला मुलाकात का इमरान खान साहब से, ये तो तवालत इख्तियार करता जा रहा है और कोई मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच रहा। क्या टेक है जी आपका इनिशियल? देखिए फहद, ये तो खैर एक आई वुड से कि एक है ना ऑफशूट है। जो बुनियादी मामला है जो हल नहीं हो रहा, वो तो जो इमरान खान का सवाल है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। इस इमरान खान की जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसको डाइल्यूट करने के लिए, इमरान खान को माइनस करने के लिए हम जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का आइन रोन दिया, अदालतें ख़त्म हो गई, मीडिया जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। हमारा जो डिस्कोर्स था पाकिस्तान में कि हम एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे वो ख़त्म हो गया। और अब उसी ज़मन में जब एक 3 मेंबर बेंच हाई कोर्ट का फैसला दे रहा है और आप देखिए कि उसके ऊपर उसका क्या हशर हुआ। फिर एक खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसका चीफ मिनिस्टर मुलाकात करने जा रहा है तो मुलाकात नहीं हो रही। ये जो एक बिगर क्वेश्चन है, सुहेल अफरीदी से ना मिलने देने की क्या वजह है? ना मिलने देने की वजह सिंपल यही है कि वो समझते हैं कि इमरान खान जो है उनको हम जब एक्सेस नहीं होगा तो खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना है वो डिले हो, और ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान को इतनी अहमियत दें वो कि काबीना उनके मशवरे के बगैर जो है वो बन सकती है, साबित वो हो नहीं रहा। पाकिस्तान में ये जो एक बड़ा लड़ाई है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो रुल गया है, पाकिस्तान की जुडिशरी रुल गई है, हमारा एक सिविल डिस्कोर्स रुल गया है। और ये सवाल अपनी जगह के ऊपर हनूज कायम है क्योंकि इमरान खान का कोई जवाब जो है वो 3 सालों में जो हुक्मरान हैं वो बना नहीं पा रहे और हम सफ़र कर रहे हैं। दूसरी तरफ PTI की जो सियासत है वो इतनी सतही है कि वो भी कामयाबी के करीब नहीं है। इस लड़ाई में फ्रैंकली पाकिस्तान सफ़र कर रहा है और हम सब सफ़र कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप अभी जैसा फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब के माइनस होने का मामला मुद्दा बेसिकली ये है, तो ये वही फुट स्टेप्स हैं बेसिकली जो 2014 से शुरू हुए थे और नवाज शरीफ साहब की फिर माइनस होने पर वो ख़त्म हुए। तो डिज़ाइन आपको सेम लग रहा है या आपको लगता है कि ये थोड़ा डिज़ाइन मुख्तलिफ है? नहीं, देखिए ना, नवाज शरीफ तो माइनस हो गए थे ना। नवाज शरीफ तो एक इंटरनेशनल स्कैम के अंदर फंस गए। फिर जो पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो 2018 के इलेक्शन का जो नतीजा था वो कोई खिलाफ तवक्को तो नहीं था। यही तवक्को थी कि इमरान खान इलेक्शन जीतेंगे और वो इलेक्शन जीते। 2024 के जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान का तूती बोल रहा था। और अब भी सच्ची बात यह है कि अगर 65% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया तो 75% लोग इमरान खान के साथ हैं। जहां नवाज शरीफ का जो आप समझिए कि वो कामी, उसमें ये नहीं था कि वो सिर्फ कोई एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब फारूक हो, उसमें एक बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट थी। यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि पब्लिक सपोर्ट साथ नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत गंभीर जो मसला है वो पैदा हो गया है और वो हल नहीं हो पा रहा और उसका कोई जवाब अभी तक जो हुक्मरान है उनकी तरफ से आ नहीं पाया। नहीं चौधरी साहब, 18 का इलेक्शन RTS बिठाने के इल्ज़ामात, रिगिंग के इल्ज़ामात, फिर प्री पोलिंग रिगिंग, हनीफ अब्बासी साहब उनके हल्के में ही ज़मानत ज़ब्त वाले मसाइल और बड़े प्रॉब्लम्स, और वहाँ सारी रात केस चलते थे उनके, और जिस तरह सारे लोग जेलों में थे, तो यही था इसी तरह ही जैसे अब चल रहा है या मुख्तलिफ आप देखते हैं? सेम नहीं था? ठीक है, इसको तो खैर मिलाना ही बड़ी ज्यादती की बात है। 2018 के इलेक्शन के अंदर तो जितनी धांधली अगर आप कहें कि PTI के लिए हुई तो उतनी तो PTI के खिलाफ भी हुई। मसलन आप देखिए कि 24 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जो है वो 5000 से कम वोटों से हारी।
और अगर आप धांधली कर रहे होते हैं तो 2100 जो, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 16 नशिस्तें थी जो हम एक्चुअली 1500 वोटों से के लगभग वोटों से हारे। तो अगर ऐसी बात थी तो धांधली होती तो पीटीआई को भी भिजवा देते, उस पे जीत जीत जाते ना रिकाउंटिंग में। सो इतना पीटी जो 2018 का इलेक्शन था वो उतना ही शफाफ था जितना 2013 का था या 2008 का था या फिर 2000 का था। एक्चुअली ये जो इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर एक धांधली के इल्जाम छोटे मोटे तो लगते ही रहते हैं, और वो 2000 से 2018 तक के इलेक्शनों के ऊपर लगे हैं। लेकिन 2024 वाला इलेक्शन तो खैर पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख है, 76 साल तारीख है, इसमें कभी नहीं हुआ ना। इसको तो कंपैरिजन ही करना बिल्कुल ज्यादती वाली बात। ठीक। अच्छा, दूसरा चोरी साहब, टीएलपी पर पाबंदी का मामला आप कैसे देखते हैं? आपके वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इसको अनाउंस भी किया था। इस स्टेज तक तो मामला पहले भी पहुंच चुके थे, ये तो पहले भी रिपोर्ट भी हो चुका, पाबंदी का सामना भी था, फिर आप ही की गवर्नमेंट में उन्हें दोबारा रिटर्न उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी और कहा, गारंटीज दी कि हम ऐसा नहीं दोबारा करेंगे, और वो सारा मामला दोबारा वहीं का वहीं आ गया। इसे अब आप कैसे देखते हैं इस गवर्नमेंट के एंड पर? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि जो एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप थी उसका फर्क था। अब जो एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है उनकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है इस मामले में वो बहुत ज़बरदस्त है, और आई थिंक वो जो फैसला करते हैं फिर उसके ऊपर वो अमल दरामद करते हैं। हमारी दफ़ा फैसला यही हुआ था जो अब हुआ, लेकिन फिर बाद में ज़रा कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे हट गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। देखिए, बड़ी सिंपल बात है फहद, कोई रियासत ये अफोर्ड ही नहीं करती कि वो अपने शहरियों के दरमियान जो वायलेंस है उसको प्राइवेटाइज कर दे, जत्थों को दे दे। अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी है और मेरे मुकाबले पे जो है वो असला बरदार हैं, मुसल्ला लोग हैं, तो देखिए मैं फिर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। सो उनके मुकाबले पे पॉलिटिक्स के लिए फिर जत्थे ही आएंगे। लिहाजा आप अपनी सोसाइटी को एक बहुत बड़े वायलेंट साइकिल में डाल देते हैं जो कोई भी रियासत अफोर्ड नहीं करती। सो आई थिंक इस वक्त ये जरूर एक उम्मीद की किरण है कि एक रोशन पहलू है कि इस तरफ हम बढ़े हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कैबिनेट का कल फैसला जो अभी उसके मिनट्स आए हैं उसमें इसको बहैसियत सियासी जमात अभी तक बैन नहीं किया गया जो करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना चाहिए जो अभी तक नहीं गया। अदरवाइज जो, और साथ ही मैं समझता हूँ कि पी और पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है सिंध में, उनको भी चाहिए कि पंजाब हुकूमत का इसके ऊपर साथ दें और सारे सूबे ही इनको जो है वो टेररिज्म लॉ के तहत बैन करें। को पंजाब हुकूमत का ही तो मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मसला है। अच्छा चौधरी साहब, आपके दौर में बेसिकली इसको ज़्यादा बैक हासिल थी वो इस वजह से कि राइट का वोट था पंजाब में, राइट का वोट फिर उसे डेंट डालने के लिए कि नवाज शरीफ साहब के वोट को डेंट पड़े, टीएलपी को बड़ा सपोर्ट किया गया, फिर डीजीसी के तौर पर पैसे पूसे भी तकसीम किए गए, फिर बड़ा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का रजीम जो है वो कंफ्यूज था टीएलपी को लेकर, या उसे ठीक पाथ ना मिला, और आपकी जमात पे इल्ज़ाम लगता था, आपके मिनिस्टर्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब को जब गोलियां लगी तो वो कहते थे कि ये ठीक है, इसी तरह ही होना है, फिर आप उस तरफ ले जाते थे कि अदल इंसाफ नहीं है मुल्क में। तो अब आप समझते हैं क्लैरिटी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? नहीं, देखिए ये खैर आप पार्टी के ऊपर तो नहीं कर सकते। पार्टी के अंदर तो इमरान खान भी बिल्कुल वाजे थे कि इनके ऊपर बैन होना चाहिए, और ये पार्टी जो है वो मुतशद्दिद पार्टी है। बाजवा साहब भी क्लियर थे, डीजीसी साहब भी क्लियर थे, ये इशू नहीं है, इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल्स तो आप भी क्लियर हैं। लेकिन एक होते हैं फैसले की एक अपनी जाती सोच, और एक होती है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने एहसन इकबाल साहब का कहा, तो आप देखिए ना कि 2021 के जो अपना जब आपने एक्शन लिया तो उस वक्त आप तारड़ साहब की जो तकरीर हैं वो उठा के देखें, आप नून लीग के जो बाकी लोग हैं उनकी तकरीरें उठा के देखें, तो वो टीएलपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये तो एक पॉलिटिकल आई वुड से कि एक अपॉर्चुनिज्म है ना, जिस तरह से आजकल फिर पीटीआई के लोग कर रहे हैं कि वो बगैर सोचे समझे कि भाई आप तो इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन के हामी थे और अब आप जो है वो उनके कंधों पे चढ़ना चाह रहे हैं। सो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है जो अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए और चलता भी नहीं है। लोग जो है वो इतना आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बहरहाल जैसे पीटीआई के अंदर लोग हैं, इसी तरह से नून के अंदर लोग हैं जो जेन्युइन हमदर्दी भी रखते हैं जत्थों से, और ये तो सारी पार्टीज का प्रॉब्लम है। ये वो लोगों और पार्टीज ही के अंदर लोग हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो पाकिस्तान को एक 21वीं सदी का मुल्क देखना चाहते हैं, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहते हैं, वो भी लोग हैं हर पार्टी में।
अच्छा नहीं चौधरी साहब, मैं इंफॉर्मेशन वाइज ये सवाल दोबारा फ्रेज करने की कोशिश करता हूँ कि आपके दौर में जब इन पर बैन आ गया तो 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने जब इनसे बैन उठाया और इनकी गारंटीज लेकर बैन उठाया, तो उन दिनों क्या हालात थे? बेसिकली काबीना के अंदर इनके हमदर्द कितने मौजूद थे? क्या डिस्कशन हो रहा था? क्यों बैन इस नौबत तक बात पहुंची कि दोबारा से बैन उठाया जाए, बैन लिफ्ट किया जाए? वो मंतकी इंजाम तक क्यों ना पहुंचा? वो रेफरेंस फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ना पहुंचा? ये सारी स्टेज उस दौर में भी हो सकती थी। बड़ी पावरफुल सर गवर्नमेंट थी उस वक्त और सेम पेज था, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान बड़े पावरफुल वज़ीर आज़म थे सर। नहीं, वो तो मैंने अभी आपको यही बताया ना कि जो एस्टैब्लिशमेंट थी की लीडरशिप थी उस वक्त, वो डिसाइसिव नहीं थी। जिस तरह मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है वो एक क्लियर हेडेड डिसीजन मेकिंग करती है, इस तरह से उस वक्त जो है वो डिसीजन मेकिंग में जो क्लैरिटी चाहिए थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से आप वो एक्शन नहीं ले सके जो कि इमरान खान लेना चाहते थे। नहीं, ड्राइविंग फोर्स पे तो इमरान खान ही थे ना? नहीं, ड्राइविंग फोर्स पे तो होते हैं, लेकिन फैसले जब आप इस तरह के कर रहे होते हैं तो एक आपको एक पूरी कंसेंसस बनाना होता है ना। हमको इमरान खान को मुगल बादशाह तो नहीं देना कि उनके मुंह से निकली हुई हर बात होनी थी। डेमोक्रेटिक मुल्क जो होते हैं, डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन जो होती हैं, वहाँ पे कंसेंसस क्रिएट किए जाते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल्स तो उस तरह फैसले नहीं कर सकते चाहे वो जितने मर्जी ताकतवर। अब बुज़दार को हटाने के मामले में तो वो मुगल बादशाह ही साबित हुए, नहीं हटाया, एस्टैब्लिशमेंट कहती रही नहीं हटे। हाँ नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक स्टैंड ले लिया। बनाने में तो कंसेंसस था ना, ठीक, या तो बनाने में बनाते वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त ले लेती कि नहीं बनाना तो ना बनते। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, बड़े राज हैं आपके पास, किसी दिन बैठते हैं इस पे लाजमी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जी हमारे साथ मौजूद थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं जी, हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं जानना सर ये चाह रहा हूँ कि क्या पॉलिसी आपको इसके पीछे समझ आ रही है कि अदालती ऑर्डर आता है, उस वजह आप क्या समझ रहे हैं? मुलाकात में दिक्कत क्या है? क्या अमर माने है? क्या आपको क्या इसमें मसला क्या नजर आ रहा है? फात भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपने शो में मुझे दावत दी। बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब अदालती फ़ैसला लेकर अडयाला जेल नहीं गए थे। जो ही समात मुकम्मल हुई उन्होंने तहरीरी फ़ैसला आने का इंतज़ार नहीं किया और वो अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। अब ये जो रंग देने की कोशिश की जा रही है, देखिए या आप की बैटल होती है लीगल या होती है पॉलिटिकल। ये लीगल और पॉलिटिकल को मिक्स करके एक हाइब्रिड बैटल करने की लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जो नतीजा है वो नाकामी है। आपको मालूम है कि जब किसी की ज़मानत होती है तो आप ज़मानती मचलके जमा कराते हैं, फिर रुपकार जारी होती है और फिर जाकर आप अडयाला जेल जाकर या कोई भी जेल मुतलका जेल होती है वहाँ पर लेके जाते हैं, वो मचलके देते हैं तो वो बंदा रिहा होता है। क्या मचलके जमा कराए बगैर और रुपकार जारी हुए बगैर क्या कोई शख्स रिहा हुआ है? आज तक नहीं रिहा हुआ ना। इस तरह अदालती फैसले की तहरीरी मुसद्दका नकल जब तक आपके पास ना हो तब तक आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास अदालती फैसला है जी और अडयाला जेल ने उसको ऑनर नहीं किया? तो ये डिसऑनेस्टी है इंटेलेक्चुअल जो ये बातें कर रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ सहाफ़ी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, वो यानी लार्जर बेंच को तनकीद का निशाना बना रहे थे, जबकि उनको बखूबी इल्म है कि जो एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर के बगैर अगर वो चाहते हैं कि इनको लाडला प्रो मैक्स का जो स्टेटस है वो मिल जाए तो वो तो मौजूदा हुकूमत नहीं देना चाह रही जी। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी हसन भाई ये कहा है, उनका कहना है कि आइन में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला अपने लीडर से मुशावरत करे। इस बारे में क्या आपकी राय है? ये स्टेटमेंट आपको ठीक लग रहा है? इसी तरह की बात है आपके ज़हन में भी, या आपको लगता है कि नहीं ये दुरुस्त बात नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए ताकि वो गाइडलाइन भी लें? उनके वो सुप्रीम कमांडर हैं पीटीआई के। नहीं, वो बात आप ठीक कह रही हैं। मैं तो दुआगो था कि जी इनकी मुलाकात भी हो और इनकी कामयाबी के लिए भी, ताकि ये गुड गवर्नेंस लेकर आ सके। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबे के हालात बड़े ख़राब हैं। अगर आपका वैसे तो आप जो पहले जाके चेक करते थे जगहों के ऊपर जो वहाँ पर कमज़ोरियाँ होती थी या गवर्नेंस के जो फ्लॉज होते थे वो हाईलाइट करते थे, तो एक मरतबा फात भाई आप भी ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों का आप चक्कर लगाएं, वहाँ पर हालात जाके देखें तो आपको रोना आएगा कि आज तकरीबन ये थर्ड टर्म को स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया इनका, और हालात देखें सूबे के वो तो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो तबाह थी,
जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गटर हैं, जो कि इवन के मेन होल्स हैं, वो तक जो है वो खुले पड़े हैं। और हम कराची को रोते हैं, ये कराची से वर्स्ट सिचुएशन होगी है खैबर पख्तूनख्वा की जी। और वहाँ पर बड़े शहर की, पेशावर की अगर आप देख लें, कि मेन शोभा बाज़ार के अंदर जहाँ पर आसपास जो नमक मंडी है उसके आसपास जो खाने की रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर मेन होल जो है वो खुले हुए पड़े हैं। ये गवर्नेंस का इनका आलम है। जो नमक मंडी एक पहचान है खैबर पख्तूनख्वा के खानों की, वहाँ के ये हालात हैं जी। तो आप, मैं इससे वर्स क्या सिचुएशन बताऊँ। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जी मुलाकात उनकी हो वहाँ पर, तो मुलाकात के लिए यानी रास्ता उनको कोई और इख्तियार करना पड़ेगा। सियासी गुफ्तगू करनी है तो फिर मुलाकात की इजाज़त तो अब उनको है भी नहीं। मज़े की बात यह है क्योंकि अब जो शिक जेल रूल्स की जिसको कलदम करार दे दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, वो लार्जर बेंच ने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया है। तो लिहाजा अब सियासी गुफ्तगू या काबीना को तश्कील देना तो मुमकिन रहा नहीं इनके के लिए। और इससे पहले 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जिस बेंच के सरबराह थे, और उस बेंच में हिस्सा कौन कौन थे, जस्टिस उमरता बंदियाल साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, इन तीनों का ये फैसला है कि जो शख्स इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहा और जो किंग नहीं बन सकता, तो उसको किंग में मेकर बनने का हक नहीं दिया जा सकता। ये जो निज़ाम की जो है वो तमस्खर होगा। तो ये फैसला दे चुकी है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी इन फील्ड है। फैसला आया था नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन अब उसके जो विक्टिम बन रहे हैं वो इमरान अहमद न्याजी साहब बनेंगे। अच्छा हसन भाई, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। 26 नवंबर होने से पहले कोई गालिबन 20 नवंबर को हमारा चक्कर लगा केपी में, और वहाँ अली मीन गन्नापुर साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, तो हमें हमारी टीम को वहाँ सारी सड़कें फिरने का मौका मिला, और वो प्रोग्राम भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। लोगों से सर्वेस भी हमने किए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा वहाँ काम होने वाला है, आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। दूसरा, साकिब निसार साहब के जो फैसले का आपने हवाला दिया, वो तो सारा रजीम बड़ा मुतनाज़ा है, और उसका जो ट्राइका था वो उस पर तो बहुत सारी अब गुफ्तगू हो चुकी। कुछ ऐसी बात नहीं रही कि जो किसी से छुपी हुई हो। उसमें जनरल फैज़ थे, बाजवा साहब थे, साकिब निसार थे। इस ट्राइका पे तो आप बहुत बाखबर है इस सारे मामले पे, तो आप भी उसी मुतनाज़ा फैसले का हवाला बेसिकली दे रहे हैं। सर, आप फैसले को नापसंद कर सकते हैं, फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन फैसला अगर इन फील्ड है तो उससे बाहर जाने की गुंजाइश आपके पास होती नहीं है। लेकिन हसन भाई, अगर आपको पसंद है, मैंने कहा अगर इंटेंट का आपको पता हो, जैसे पीटीआई भी कहती है कि काजी साहब के बल्ले लेने वाले फैसले के जो इंटेंट थे वो अब तारीख लिखी जाएगी उस पर बड़ी, और इसी तरह साकिब साहब का भी आपके सामने सारा इंटेंट जब सामने आ जाए तो फिर शायद वो प्रेसिडेंट वीक प्रेसिडेंट रहता है। जैसे नवाज शरीफ साहब को निकाले जाने वाले फैसले का प्रेसिडेंट बहुत वीक है, वो अदलिया खुद नहीं मानती, वो कहते हैं इसे प्रेसिडेंट के तौर पर हम नहीं मानते जी, वीक प्रेसिडेंट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि काजी साहब का जो बल्ला छीनने वाला फैसला आप कहते हैं, वो काजी साहब ने तो बल्ला नहीं छीना था, वो तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, जिसको कहा जाता है जी कि काजी साहब ने बल्ला छीन लिया। दूसरी बात ये है कि जब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जो पैसे जमा होने थे वो उन्होंने पूछा जी कौन से अकाउंट में हुए हैं, किसने जमा कराए हैं, वो कहाँ है अकाउंट, वो तफसीलात कुछ पूछी थी ना। वो पार्टी इलेक्शन जो है वो हुए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और जिस जगह जिस मकाम पर कराए थे पूरे मुल्क के इलेक्शन आधे घंटे के अंदर, वो आपको इलेक्शन याद है, वो इलेक्शन थे। तो बात ये है कि इलेक्शन खुद कराए ना, लेकिन वहाँ उस वक्त भी कह रहे थे हमें एक मौका और मिले, हमें सहूलतकारी मिले, ताकि हमें लाडला प्रो मैक्स का स्टेटस जो हमारा है वो बरकरार रखते काजी फाइज साहब। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बल्ला जो है वो बल्ला जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के फैसले की रोशनी के अंदर उनको यूनिफॉर्म सिंबल नहीं मिल रहा था, वो काजी साहब कहते नहीं ये लाडले हैं, इनको मैंने यूनिफॉर्म सिंबल देना ही देना है। हालांकि इलेक्शन जो इनके हुए हैं, जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई हुई है, इवन देन मैं इनको जो है वो रिलैक्सेशन दूंगा। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं अगर आपके जो कवानीन है आप उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर कवानीन बनाने का फायदा क्या जी। ठीक, अच्छा हसन भाई, आप ये नहीं समझते कि गवर्नमेंट को इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन करनी चाहिए थी? जैसे कि आप अभी बता भी रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल पीटीआई फॉलो कर रही है, और उस हाइब्रिड मॉडल में वो अदलिया के फैसले को लेती है, साथ पॉलिटिकल इंटरकोर्स मिलाती है, कुछ हाइब्रिड सा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, आपके लफ्ज़ ही हैं। तो हाइब्रिड वाले मामले में तो गवर्नमेंट से तो पीटीआई नहीं जीत सकती, ये तो एक अलहदा बहस है। लेकिन मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने के बाद
क्या इस मसले को सेटल नहीं किया जा सकता? नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें होती थी, लोग मिलने जाते थे, पार्टी मुशावरत होती थी, पार्टी को गाइडलाइन वहाँ से मिलता था, फिर पार्टी उसी खतूत पे अमल करती थी। सारे मामला तो आपके सामने हैं, तो एक इंटरवेंशन करके इस मसले को सेटल किया जा सकता है। बढ़ता जा रहा है ये मसला। देखिए, उसके लिए माहौल बनाना होता है ना। मुज़ाकरात का माहौल बना था जब लीडरशिप पीटीआई की और मुस्लिम लीग नवाज की सेकेंड ईयर लीडरशिप वो मुज़ाकरात कर रही थी कौमी असम्बली के अंदर, जो पार्लियामेंट के जो कमेटी रूम नंबर 2 होता था उसके अंदर, अगर आपको याद हो, तो उससे कौन फरार हुआ? उससे क्या हुकूमत फरार हुई थी या तहरीक इंसाफ फरार हुई थी? अच्छा, मामला ये है जी कि इंसाफ की बात करते हैं, अदालती फैसलों की बात करते हैं। फात भाई, आप ये बताएं कि जो 9 मई के फैसले हैं गलत हैं या दुरुस्त हैं? जो फैसले जिसमें उमर अयूब साहब को सजा हो चुकी है, जिसमें ज़रताज गुल साहिबा को सजा हो चुकी है, शिबली फराज साहब को हो चुकी है, अहमद चड्ढा साहब को हो चुकी है, ये तमाम लोग अदालत ने इनको सजाई दी हुई हैं। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। उमर अयूब साहब जो कि इस वक्त अदालती मफरूर हो चुके हैं, जिनका जो राइट ऑफ अपील था कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब वो वक्त भी गुजर चुका है, टाइम बाहर हो चुका है। वो अपनी एहलिया की सियासी कैंपेन चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का हिस्सा है या इलाका गैर है? अच्छा, अगर अदालती फैसले गलत हैं तो उनको अंडू करने का तरीकाकार क्या है? अगर इंसाद दहशतगर्दी की अदालतों ने गलत फैसले सुनाए हैं तो उनको आप अपील में जाकर हाई कोर्ट में कंटेस्ट करना है ना आपने, कि ना कि आप कह दें जी कि हमने कानून पर अमल दरामद नहीं करना। फिर एक खातून जो अदालती मफरूर थी वो गिरफ्तार होती है खैबर पख्तूनख्वा से, अली अमीन गंडापुर होते हैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर। तो जो नया चीफ मिनिस्टर आता है वो ऑफिस संभालते ही पहले रोज उसका नोटिस देता है कि वो किस तरह गिरफ्तार होगी। तो क्या मैं पूछना ये चाहूंगा, आई रिपीट इट अगेन, क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी का हमारा एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट, क्या वो लागू होता है? क्या हमारी जो इंसादी दहशतगर्दी की अदालतों के जो फैसले हैं उनका एहतराम होगा या नहीं होगा? ये चंद सवालात है। अगर अदालती फैसलों पर ही बात करनी है तो पहले जो पुराने फैसले हैं उन पर बात कर लेना, जो हतमीयत इख्तियार कर चुके हैं पोस्ट ट्रायल के बाद जो फैसले आए हैं, इन लेंथ ट्रायल के बाद 2 साल के बाद, उनके ऊपर तो अमल दरामद आप कर नहीं रहे और बातें आप शुरू कर देते हैं जो कि फैसला इन राइटिंग आप लेकर नहीं गया डियाला। आप कहते हैं जी कि अदालती फैसले का एहतराम नहीं किया गया। जी हसन अयूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट सीनियर, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब वक्त देने के लिए। अदालती ऑर्डर के बावजूद जो हैं वो सोहेल अफरीदी साहब को मुलाकात ही कोई नहीं हो सकी, ऐसा क्यों हो रहा है? और क्यों आप देख नहीं रहे कि ये मामला और ज़्यादा, और वो जब तक वहाँ से गाइडलाइन नहीं लेंगे, काबीना वहाँ तश्कील नहीं हो पा रही, बहुत सारे मामला रुके हुए हैं, तो इस बिजनेस में फंस के रह गया सारा कुछ। जी अड्याला, आपको मालूम ही है वो उधर जो सिचुएशन बनी ये है, और हकीकत है कि जितनी मुलाकातें पिछले साल में या 1.5 में पानी चेयरमैन की हुई हैं, गालिबन पाकिस्तान के किसी भी कैदी की नहीं हुई। तो उनके वकला मिलते हैं, उनके सियासी हमायदीन मिलते हैं, उनकी फैमिली जो है वो उनको मिलती है। तो इसमें ज़रूर एक तात्तुल आया है, लेकिन मेरी तवक्को ये है कि अगले चंद दिन में ये मुलाकात हो जाएगी। खुर्रम दस्तगीर साहब, असल मुद्दा अब ये नहीं है कि कितनी मुलाकातें उनकी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, असल मुद्दा अब ये है कि ऑर्डर के बावजूद भी जो है वो मुलाकात नहीं करवाई जाती। और गवर्नमेंट है आपकी सर, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है, इतना ज़बरदस्त इंटरनेशनल फतूहात हासिल किए हुए गवर्नमेंट है ये सारी, तो वो मुलाकात ही नहीं सर हो पा रही। जी, अदालतों का हुक्म हमने पहले भी माना है और अब भी मानेंगे, और इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि आइन में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला अपने लीडर से मुशावरत करे, तो उन्होंने तो ये बयान दिया एक पॉलिटिकल इंटरकोर्स की बजाय। ये भी ठीक बात है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, ये बात कानूनी तौर पे तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम सब अपने जो हमारा अमूमी माहौल, मसलन कानून में तो कहीं नहीं लिखा किसी भी कैदी को एक्सरसाइज मशीन फराम की जाए। कानून में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी कैदी को 8 सेल पर मुश्तमिल जो सहन है वो चहलकदमी के लिए प्रोवाइड किया जाए। और गालिबन पाकिस्तान के जो 2.25 लाख इस वक्त कैदी हैं, उनमें से सिर्फ एक शख्स को ये सहूलत हासिल है।
तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां कानून से हटकर भी उनको मराहत दी गई हैं, उनको सहूलियात दी गई हैं। और यहाँ भी जो है बतौर वज़ीर आला जो है वो कोई किसी का गैर मामूली इस्तेहकाक नहीं है। जो रूटीन में जो उनको अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक उनकी मुलाकात इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। नहीं, वो जो आप मशीन का कह रहे हैं, एक्सरसाइज मशीन, और कुछ चहलकदमी के लिए कुछ उनके पास अगर यार्ड्स मौजूद हैं, तो शायद गवर्नमेंट को पता है कि वो डील करके बाहर जाने नहीं चाह रहे, जेल के अंदर ही रहना चाह रहे हैं और अच्छा खासा टाइम गुजार चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पहले ही मामला नहीं संभाले जा रहे। बल्कि आपको याद है PTM 1 जब बनी थी तो जुबैर उमर साहब तो रिकॉर्ड पे आ गए। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के बहुत सारे लोगों का काबीना का ख्याल था कि भाई इलेक्शन नहीं होने देना। फिर इलेक्शन नहीं हुए, टाइम पे इलेक्शन ना हुए, तो शायद इस वजह से उन्होंने कहा कि जो प्रोवाइड करना है अंदर ही दे दें, बाहर तो उनके आने का ना मूड है, ना उन्होंने बाहर आना है और कोई डील करके भी नहीं आना। देखिए, ये हैरानी है। गालिबन पे मैं कहूँगा 2.25 लाख शहरी में से सिर्फ एक कैदी है जो अब तक हजारों ट्वीट कर चुका है जेल के अंदर से, जो दर्जनों गैर मुल्की जरीदों में मज़ामीन लिख चुका है, जिसको अब हजारों की तादाद हो गई है कि उसके जो सियासी कारकुन हैं, लीडर्स हैं, फैमिली है, लॉयर्स हैं, वो उसको रूटीन में अब ट्यूसडे और थर्सडे को मिलते हैं। तो ये इशू वैसे तो हल्की फुल्की जो है वो मौसीकी जारी रहेगी अडियाला के बाहर, आपने देखा ही है, लेकिन ये कोई ऐसा दायमी इशू नहीं है। बहुत जल्द वज़ीर आला साहब की भी मुलाकात हो जाएगी। असल तो सवाल ये है कि जब मुलाकात हो जाएगी और वो अपनी काबीना तश्कील देंगे तो क्या वो काबीना दहशतगर्दी के को रोकने में मुआविन होगी या दहशतगर्दों की मुआविन? अच्छा, मई 2025 में पाक भारत जंग के दौरान जो अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने दावा किया था कि पाक भारत के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी जो है वो नवाज शरीफ साहब की निगरानी में हुई। ये उस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं जहां राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आइन में कहाँ लिखा है। तो नवाज शरीफ साहब का जिक्र आ गया। 2017 फिर आप देखें, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और लाहौर में मीडिया से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और उनसे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, जो फैसला करेंगे वो मिनान तस्लीम करेंगे। तो ये पूरी लंबी फहरिस्त है, PDM वाली भी है, उसमें फरवरी 2022 भी जब वो अपोजिशन लीडर थे तो एक प्रेस टॉक में उन्होंने ये बात की। तो ये सारा डिस्कशन है। तो पॉलिटिकल एक इंटरकोर्स अगर हो जाए, वो मुलाकात भी कर लें, मामला ठीक हो जाए, तो क्या इसमें हर्ज है? या फिर शायद अडियाला के जो सुप्रीडेंट हैं वो शायद आपकी गवर्नमेंट के भी नहीं फिर सुन रहे, यहाँ तक नौबत अगर आ गई है तो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। मुलाकात होनी चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। और दूसरा सर, ये TLP पर पाबंदी का जो इशू है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन बाद मंतकी अंजाम तक ना पहुंची। 6 महीने बाद एक डील हो गई, मामला फिर आगे बढ़ गए और एक पूरा एक बैकग्राउंड है उसका, आप बहुत बेहतर समझते हैं। उन दिनों नून लीग तो इसकी विक्टिम भी सर रही, फिर एहसन इकबाल साहब को बड़ा नाखुशगवार वाकया भी पेश आया, वो सारा मामला। अब आप किसे कहाँ देखते हैं इस मुद्दे को? जी, मुद्दा ये है कि रियासत का इम्तिहान है और हमारी हुकूमत का भी इम्तिहान है। एक दायमी फैसला हमें करना है कि कोई भी जमात अगर बंदूक के जरिए, कीलों वाले डंडों के जरिए, आग के जरिए हमलावर होगी तो फिर सियासत नहीं है, वो फिर एहतजाज नहीं है, वो कोई जमहूरी उनको कोई जो है ना वो लबादा अब ओढ़ नहीं सकते। तो लिहाजा ये जो सेंस है जिसको फील्ड मार्शल ने कहा है कि हार्ड स्टेट हमें अब एक सख्त रियासत बनानी है जो तशद्दुद के खिलाफ खड़ी हो, तो ये मेरी नज़र में तो एक पेशरफ्त है पाकिस्तान को पुरअमन करने के लिए। लेकिन असल इम्तिहान यही है कि इसको ये फिर अब दायमी हो और ये सिर्फ एक जत्थे पर इसका इतलाक ना हो, तमाम जमातों पर जो तशद्दुद को इस्तेमाल करना चाहती हैं सियासत में, उन सब पर ये जो है आयद होना चाहिए। पाकिस्तान को और बड़े मामलात हैं, बजाय ये कि हम अपने अंदरूनी खलफशात जिसका कोई नजरिया नहीं था, जिसका कोई मकसद नहीं था, यानी जिस दौरान इसराइल जो है वो हर रोज हजारों फलस्तीनियों को शहीद कर रहा था, उस वक्त ये एहतजाज नहीं हुआ। और फिर जब मामला अमन तक पहुंच रहा था तो अचानक ये जत्था जो है ये बाहर आ गया। तो ये हमें इस पर सोचना है, लेकिन मेनली यही है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए
इस सियासत जो है वो एहतजाज ज़रूर करें, पर अमन और कानून के अंदर रहकर। लेकिन रेफरेंस कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट जिससे बैन हो सारा मामला और पार्टी जो है उसे उसकी तहलील अमल में आ सके। बेसिकली बैन तो लगते रहते हैं पार्टीज में, लेकिन आपको पता है पार्टीज तो इस तरह नहीं मामला चलता। लेकिन वो फिर गवर्नमेंट के एंड पर कोई कन्फ्यूजन मौजूद है या उस तरफ क्यों नहीं मामला लेके गए? आर्टिकल 17 के तहत जो जाना था और सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस फिर जाता है। जी देखिए, काबीना के अंदरूनी मामलात से तो बेहतर तौर पे कोई जिम्मेदार वजीर ही आपको आगाह कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की अभी कार्रवाई अमल में आई है और जिस तरह फिर हुकूमत पंजाब ने उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको भी उस पर भी कुछ सख्ती की है और उसको भी जो है उसकी पकड़ धकड़ शुरू हुई है। तो अगला जो स्टेप है वो काबीना आपको बेहतर बता सकती है कि वो क्या करने वाले हैं और किस वक्त करेंगे। और एग्जैक्टली उनकी क़यादत किधर है? वो रिकॉर्ड पे भी मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट कहती है जी हम, अज़मा बुखारी साहब फरमा रही थी कि हम उन्हें इस तरीके से गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि कोई कैजुअलिटी अमल में ना आए, ताकि बड़े आसानी से गिरफ्तार किया जा सके। वो मिसिंग हैं, किधर हैं? आपके एरिया में ये सारा मामला हुआ, क्या समझते हैं किधर हैं वो? जी ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतर बता सकते हैं कि वो किधर हैं, लेकिन वो जहां भी है मेरी उनसे भी इस्तदा है कि अगर वो अपनी जमात को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो वो अपने आप को कानून के हवाले करें और आइंदा से ये जो एक पर्दा अपने सामने डालते हैं दीन का और एक ऐसी ज़ात पाक का जो सरापा रहमत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी आड़ में तशद्दुद करना, डंडे मारना, पुलिस वालों को शहीद करना, गोलियां मारना, ये रहमत तो नहीं है, ये तो फितना है और ये फसाद है। और उसी रहमतुल आलमीन ने कहा था कि अगर फितना और फसाद हो मुआशरे में तो ये रियासत का फर्ज है कि वो उससे निपटे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।